गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले संविधान के बारे में समझिए, संविधान किसे कहते हैं, संविधान का क्या अर्थ होता है। अब आप ये टॉपिक पे, संविधान किसी भी देश की कानून की सर्वोच्च पुस्तक होती है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। सभी देशों का अपना अलग अलग संविधान होता है। भारत में शासन भारत के संविधान के अनुसार होता है, जापान में शासन जापान के संविधान के अनुसार होता है, अमेरिका में शासन अमेरिका के संविधान के अनुसार होता है, ब्रिटेन में शासन ब्रिटेन के संविधान के अनुसार होता है, पाकिस्तान में शासन पाकिस्तान के संविधान के अनुसार। सभी देशों का अपना अपना अलग अलग संविधान होता है और अपने अपने संविधान के अनुसार सभी देशों में शासन व्यवस्था होती है। अब देखिए, भारतीय संविधान के बारे में आपको बता दो। सबसे पहले जानिए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक भारतीय संविधान सभा थी और संविधान सभा के गठन का सुझाव कैबिनेट मिशन ने दिया था। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया और उसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया। तो उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी और संविधान सभा में कम के लिए उसने सुझाव दिया कि 389 सदस्यों वाली संविधान सभा का गठन किया जाए। किंतु पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर के 299 हो गई। अब संविधान सभा का जब जुलाई अगस्त में निर्वाचन हुआ, उस समय कांग्रेस के 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिले और अन्य को 15 मिले थे। मुस्लिम लीग ने अपनी कमजोर स्थिति को देख करके उसने पृथक पाकिस्तान की मांग आलापना चालू कर दी। अंत में हठधर्मी स्वभाव के कारण देश को विभाजन की रूपरेखा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो जो 389 सदस्य वाली संविधान सभा के गठन का सुझाव कैबिनेट मिशन ने दिया था, वह सदस्यों की संख्या घट करके कितनी हो गई? 299 तक आ पहुंची, जिसमें 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से सदस्य को चुनना था विधानसभा के लिए और 70 सदस्य चुनाव करना था देशी रियासतों से। अब आगे आइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसी दिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। और उसी तिथि को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक, अब आगे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है, इसकी क्या विशेषताएं होती है आप देखिए। लिखित तथा विस्तृत संविधान। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है तथा विस्तृत संविधान। और भारत का संविधान कैसा है? लिखित के साथ साथ भारत का संविधान विस्तृत है। भारत का संविधान विस्तृत इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, अर्थात एक ही संविधान से भारत में केंद्र सरकार की भी शासन व्यवस्था होती है और उसी संविधान से भारत में जो 28 राज्य हैं उनका भी शासन उसी संविधान से होता है। यही कारण है कि भारत का संविधान विस्तृत हो गया है। भारतीय संविधान जब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। किंतु आज भी भारतीय संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं और
किंतु जो अनुच्छेद बढ़ाए गए हैं वह, जैसे अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 21 क में जोड़ दिया गया, 21 क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। फिर अनुच्छेद 51 था, पहले अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए की बात कही गई। फिर अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इस तरह से जो बढ़ाए गए हैं अनुच्छेद, वह क ख ग करके बढ़ाए गए हैं। आज भी अनुच्छेद मूल रूप से 395 के ही अंतर्गत है सब। कोई क बढ़ गया, कोई ख बढ़ गया, कोई ग बढ़ गया। ठीक, तो इस तरह से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाने का श्रेय प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का संविधान है? तो भारत का संविधान। और इस संविधान के साथ साथ केंद्र और राज्यों के एक ही संविधान के साथ साथ सारे संवैधानिक संस्था का भी उल्लेख किया गया है। उसके अधिकारियों पदाधिकारियों को कार्यों का भी उल्लेख किया गया है, कैसे कार्य करेगी संवैधानिक संस्था, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, तो इन सब का भी उल्लेख सब भारतीय संविधान में किया गया है। यही सब कारण है कि भारत का संविधान विस्तृत हो गया है। आगे देखिए संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा हेडिंग। संसदीय शासन प्रणाली यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के शासन प्रणाली से। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है, इसका परिभाषा है, जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां शासन सत्ता के दो प्रकार के प्रधान होते हैं। एक प्रधान नाम मात्र का होता है प्रधान शासन। जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता के दो प्रधान होते हैं। एक नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान, और भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है राष्ट्रपति, और दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। और भारत में वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान, तो वास्तविक प्रधान भारत में कौन होता है? वास्तविक प्रधान भारत में प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या पाया जाता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा, संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और क्या होता है संसदीय शासन व्यवस्था में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर तभी तक बनी रहती है जब तक कि लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। यदि उनका बहुमत 4 साल में बहुमत लोकसभा के विरुद्ध, यदि लोकसभा 4 ही साल में यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सारे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व के गुण पाए जाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है यदि 50 मंत्री हैं तो एक मंत्री की गलती, एक मंत्री के खिलाफ यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो 50 मंत्रियों, प्रधानमंत्री समेत 50 मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। इसे बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था के सामूहिक उत्तरदायित्व के विषय में कहा जाता है अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में कि संसदीय शासन व्यवस्था के जो मंत्री होते हैं एक साथ तैरते हैं पानी में और एक ही साथ डूबते हैं। ये किसकी विशेषता है? संसदीय शासन व्यवस्था की ये विशेषता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था मंत्री, अब आगे आइए संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बताएंगे तो फिर एक ही 2 टॉपिक में पूरे समय लग जाएंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था, देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक शासन व्यवस्था एक भारत में कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्यों लिया गया है? अमेरिका से क्यों नहीं लिया? अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है और कनाडा में भी संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन जो कनाडा के संघात्मक व्यवस्था है वहां केंद्र को अधिक शक्तिशाली वाली व्यवस्था है कनाडा में। तो वैसा ही व्यवस्था भारत में चाहिए कि तो भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है तो इसमें केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यही कारण था, मतलब कि जो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है वो कनाडा में व्यवस्था थी सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था भारत में अपनाया गया है। सशक्त केंद्र मतलब अधिक शक्तिशाली के रूप में केंद्र को बनाया गया है और वह व्यवस्था कनाडा में थी। यही कारण था कि भारत में अमेरिका वाली व्यवस्था न लेकर के कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था।
तो जहां देखिए संघात्मक व्यवस्था होती है, जिस देश में संघात्मक व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता के दो इकाइयां होती है। याद रखिएगा, जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता की कितनी इकाइयां होती हैं? दो प्रकार की इकाइयां होती है, और दोनों प्रकार की इकाइयों को शक्तियां सीधे संविधान से मिलती है। ठीक है, आप ग्राफ के माध्यम से देखिए, समझिए। जैसे ये संविधान हो गया, संघात्मक व्यवस्था हो गया। संघात्मक व्यवस्था के बारे में मैं अभी बता रहा हूं, ये संविधान है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में मैं बताया, संविधान से देखिए पावर मिल रहा है। संघात्मक शासन व्यवस्था होती है जहां वहां शासन सत्ता की दो प्रकार की इकाइयां होती है। एक मान लीजिए कि ये पूरा इंडिया हो गया, ठीक। दो प्रकार की इकाइयां होती है। यहाँ इंडिया में ये आपका आ गया केंद्र सरकार। ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूं। यहाँ कौन सी सरकार है? ये देखिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार। और ये पूरा मान लो पूरा भारत हो गया, ठीक। पूरे भारत, अब पूरे भारत में ये छोटे छोटे क्या है? ये राज्य है। ये सब ऐसे समझ लीजिए, ये राज्य है। पूरे भारत में क्या है? ये राज्य है। संघात्मक शासन व्यवस्था जहां होती है वहां शासन सत्ता की इकाइयां दो प्रकार की होती है। एक केंद्र की इकाइयां और दूसरे प्रांत की इकाइयां। ये सब प्रांत संबंधी, ये जैसे बिहार, बिहार हो गया, यूपी, यूपी हो गया, एमपी, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, सीजी छत्तीसगढ़ हो गया, एमएच महाराष्ट्र हो गया, ओडी उड़ीसा हो गया, आरजे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड यूटी उत्तराखंड हो गया, फिर एचआर हरियाणा, पीबी समझिए पंजाब। इस तरह से सोचिए, ये सब जो छोटे छोटे ये राज्य है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की अभी मैं परिभाषा आप लोगों को बताया कि जिस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता की इकाइयां दो प्रकार की होती है। एक केंद्र की इकाइयां, केंद्र की इकाई को ही केंद्र सरकार कहा जाता है। दूसरे राज्य की इकाइयां, राज्यों की इकाइयां, और राज्यों की इकाइयां को राज्य सरकार कहा जाता है। और संविधान के द्वारा शक्तियां सीधे, संविधान के द्वारा दोनों प्रकार की इकाइयों को शक्तियां सीधे संविधान से मिलती है। केंद्र से देखिए जो शक्ति आ रहा है सीधे केंद्र सरकार को शक्ति आ रहा है, और केंद्र से ही शक्ति सीधे ये राज्यों को भी मिलती है। यहां से ऐसे देखिए पावर सीधे आ रहा है, यहां से ऐसे ये पावर शक्ति हमारी है। तो इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है कि संविधान के द्वारा केंद्र को सीधे शक्तियां मिलती है, उसी तरह से राज्यों को भी शक्तियां सीधे संविधान से ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि सारी शक्तियां संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को दे दी गई और केंद्र सरकार से फिर राज्य सरकार को मिलती है। ऐसी व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होती। ऐसी व्यवस्था जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पे होती है, ठीक। संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी व्यवस्था क्या पाई जाती है? एक केंद्र की व्यवस्था क्या, केंद्र की व्यवस्था क्या पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और एक राज्यों की व्यवस्था क्या होती है। राज्यों की व्यवस्था क्या को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। अब केंद्र की व्यवस्था क्या जो केंद्र के लिए कानून बनाती है, पूरे इंडिया के लिए कानून बनाती है, तो संसद पूरे इंडिया के लिए कानून बनाती है, अर्थात पूरे भारत के लिए। तो इस तरह से देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां संविधान के द्वारा शासन शक्तियां केंद्र सरकार को भी सीधे मिलती है और संविधान के द्वारा शासन शक्तियां राज्य सरकार को भी सीधे शक्तियां मिलती है संविधान से। हाँ, यदि दोनों इकाइयों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यदि किसी भी तरह का झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए एक छोर पे सर्वोच्च न्यायालय होती है, ये सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, आप जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस कारण से कभी कभी तानाशाही रवैये के कारण केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को समाप्त कर देती है और वहां राष्ट्रपति शासन लगा देती है। तो अब राज्य सरकार क्या करती है ऐसी परिस्थिति में? तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाती है कि देखिए हमारा तो सरकार हमारी पूर्ण बहुमत में थी, फिर भी हमारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, हमारी सरकार को समाप्त कर दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को नोटिस जारी करती है, पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार कौन होता है? केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी केंद्र सरकार की तरफ से, महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय में ये आता है केंद्र सरकार की तरफ से, और यहाँ अपनी बात रखता है जो भी सर्वोच्च न्यायालय में। और राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता, वो भी अपनी बात को रखता है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक। यहाँ
केंद्र सर्वोच्च न्यायालय को यदि लगता है कि केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैये पूर्ण के कारण या अपनी गलत शक्ति के प्रयोग के कारण राज्य सरकार को समाप्त कर दी है, तो सर्वोच्च न्यायालय राज्य की सरकार को बहाल करने का आदेश जारी कर देती है और सरकार को बहाल कर देती है। इस तरह से राज्यों में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है और राज्य की सरकार बहाल हो जाती है। तो इस तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और क्या व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई झगड़ा उत्पन्न न हो, कोई विवाद न उत्पन्न हो, इसके लिए शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। मतलब शक्ति मतलब विषयों का विभाजन कर दिया गया है। पहले से ही विषयों का विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और फिर कौन से विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो इसी कारण से संघात्मक व्यवस्था जहां है वहां पे विषयों को 3 भागों में अर्थात शक्तियों को विषयों को मतलब शक्तियों विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला संघ सूची, देखिए संघ सूची आप लोग को दिखता होगा, नहीं तो आवाज तो सुनाता होगा। संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, उसके बाद है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं और राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व के विषय रखे गए। समवर्ती सूची में जिसका महत्व दोनों को है, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकार को है। मूल संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थी, अब मूल राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी और मूल समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी। ठीक, और वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या बढ़कर के 100 हो गई है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को निकाल करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन के बाद राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो गई है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 52 हो गई। इसमें 5 बढ़ जाएगा, 52 हो गया है। तो संघ सूची के विषय के अंतर्गत जैसे हुआ रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु विभाग, रेल विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, ये सब संघ सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आएगा जैसे मनोरंजन, मनोरंजन, ठीक, पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। ठीक, समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिनका महत्व दोनों के लिए समझा गया है और दोनों से यह उम्मीद की गई कि ये जिम्मेदारी दोनों सरकार की है, कोई भी एक सरकार की नहीं, दोनों सरकार की है। जैसे शिक्षा, शिक्षा पहले राज्य सूची में था, बाद में उसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया। वन व वन्य जीवों की रक्षा, ये भी राज्य सूची के विषय थे, ये भी निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो जनसंख्या नियंत्रण अर्थात परिवार नियोजन, शिक्षा, वन व वन्य जीव, ये सब समवर्ती सूची के विषय। तो समवर्ती सूची, तो अब देखिए संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सूची के विषयों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में विधेयक लाती है कानून बनाने के लिए, केंद्र सरकार को है। और राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसके लिए राज्य सरकार क्या करती है? विधेयक लाती है अपने राज्यों की विधानसभा में, विधानमंडल में वो विधेयक लाती है। और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। ठीक, केंद्र व राज्य दोनों की सरकारों को है व्यवस्था। यदि केंद्र सरकार व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों की सरकारों द्वारा, दोनों केंद्र व राज्य दोनों के बनाए गए कानूनों में, बनाए गए नियमों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार के कानून राज्य सरकार के कानून पे प्रभावी होते हैं। ठीक, इस तरह से संघीय सूची के अंतर्गत आप समझ गए कि जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां शासन सत्ता की 2 प्रकार की इकाइयां होती है, केंद्र की इकाइयां और दूसरे प्रांत की इकाइयां, और दोनों इकाइयों को शक्तियां संविधान से सीधे मिलती है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यदि कोई झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसका निपटारा किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का समावेश। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। जब ये मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए, जब सरकार तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में मौलिक अधिकार जब नागरिकों को प्रदान की गई है तो नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए
यह संविधान अधिकार दिया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक, जबकि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा की वह गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है। 5 प्रकार के रीट जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। वो 5 प्रकार के रीट क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेष्ट, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक, तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने प्रकार के? हाँ, वेरी गुड, 7 प्रकार के प्रदान किए गए थे। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और इस प्रकार अब मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6। कितने हो गई है? 6। अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6। अब ये सब हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है, ये आप सबको याद हो जाना चाहिए। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। तो किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है, तो अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार रहा है, हो गया है? तो आप बताएंगे कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक, तो मौलिक अधिकारों की संख्या अभी कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। 6 का नाम मैं लिख देता हूं। पहला समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण करने का अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, आप समझ जाइएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 5वां है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, नए वीडियो में मैं जब बनाऊंगा मौलिक अधिकार स्पेशल चैप्टर तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बस छोटा साल का परिचय विशेषताएं के रूप में मैं बताऊंगा। 6वां कौन है? संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, एक 7वां जो मूल संविधान में व्यवस्था 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, वो संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार में था, तो अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है, अब नहीं है। अब कैसा अधिकार है? अब यह अब कानूनी अधिकार हो गया है। कैसा अधिकार हो गया है? हाँ, वेरी गुड, कानूनी अधिकार हो गया संपत्ति का अधिकार। इस तरह से अब मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6। अब देखिए समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 में किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान का हृदय व आत्मा कहा। ठीक, और उन्होंने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। ठीक, अब आगे देखिए कि
अब इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था प्रदान, ये मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक, अब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जा सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो अब आगे आइए, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संसद को सर्वोच्चता नहीं प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक, लेकिन केशवानंदवाद 1973 में, केशवानंदवाद 1973 में, कब? 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति को और सीमित कर दिया। अर्थात संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन सीमित संशोधन करने का अधिकार। यदि संसद किसी ऐसे संशोधन करती है जो नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो, या संविधान के किसी भाग को प्रभावित करने वाला हो, या ऐसा संशोधन जो किसी भेदभावपूर्ण हो, ठीक, तो ऐसे संविधान को यदि संशोधन यदि करती है संसद, तो ऐसे संविधान संशोधन को, ऐसे संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोच्च न्यायालय को रद्द करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को संविधान के विरुद्ध होने के कारण उसे अवैध घोषित कर सकती है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होने के कारण उसे भी वह अवैध घोषित कर सकती है, ठीक, या उसे शून्य घोषित कर सकती है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, वह संविधान का संरक्षक है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। और जब संविधान के विरुद्ध कानून संसद द्वारा बनाया जाता है, तो ऐसे कानून को सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देती है या उसे अवैध घोषित कर देती है। वह कानून या वह आदेश वहीं पर स्थगित हो जाता है, वहीं पर समाप्त हो जाता है, नहीं लागू होता है। इस तरह से भारत में संविधान की सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारत में संसद की सर्वोच्चता प्रदान नहीं की गई, जबकि इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। इस तरह से संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता के अंतर्गत देखिए कि एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। हमारे यहाँ जो नागरिकता प्रदान की गई है लोगों को, चाहे यूपी के रहने वाला हो, बिहार का रहने वाला हो, महाराष्ट्र का रहने वाला हो, सबको नागरिकता भारत के लिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए नहीं। तो क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने से रोकने के लिए यही कारण है कि लोगों को प्रांत की नागरिकता नहीं प्रदान की गई है, राष्ट्र की नागरिकता। क्यों? यदि प्रांत की नागरिकता, जबकि अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता लोगों को मिलती है। एक जिस प्रांत का वो रहने वाला है उस प्रांत की नागरिकता मिलती है और दूसरा राष्ट्र की नागरिकता मिलती है। तो हमारे यहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए या भावनात्मक रूप से उस पर बल देने के लिए लोगों को सिर्फ भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। क्यों? क्योंकि राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाएगी और राज्यों में तो सभी राज्यों के अपने सभी राज्यों के निवासी यदि बॉर्डर पे देश की रक्षा करेंगे, एक नागरिक यदि मरेगा तो ये लगेगा कि चलो यूपी वाला मरा है ना, बिहार वाला तो मरा नहीं है। तो वहां वो राष्ट्रीयता या वो मरने पर शोक जो होनी चाहिए वो चीज उसमें कमी हो जाएगी। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब आप यूपी से बिहार में जाते हैं, अरे यूपी वाला आ गया, या बिहार से महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र में अरे बिहार वाला आ गया, हम लोग का रोजी रोजगार छीनने आ गया। लोग एक दूसरे को संकालु दृष्टि से देखते हैं। तो जब मरेगा बिहार का नागरिक या यूपी का नागरिक तो महाराष्ट्र वाला सोचते अरे चलो जाने तो, एक यूपी बिहार वाला मरा है ना, तो वहां भी राष्ट्रीयता कमजोर होगी हमारी। ठीक, या महाराष्ट्र मर गया तो कहेंगे चलो मैं महाराष्ट्र गया था कमाने, वहां पे बहुत लोगों ने बिहारियों यूपी वाले को मार दौड़ा कर मारा, चलो दो ठे मर गया, सही हुआ। इस तरह से लोगों को राष्ट्रीयता के लिए दिल में जो सम्मान होनी चाहिए वो सम्मान कम होता। तो यही कारण है कि लोगों को राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए भारत की नागरिकता प्रदान की गई। अगर बिहार वाला भी व्यक्ति मरेगा, बॉर्डर पे शहीद होगा, तो ये भी कहलाएगा कि एक हमारा नागरिक है, एक हमारा सैनिक, एक भारत का सैनिक शहीद हो। यूपी का नागरिक यदि शहीद होता तो कहेगा अरे यार क्या बता, एक हमारा नागरिक, एक भारत का सैनिक शहीद हो गया। तो नागरिकता कहाँ की प्रदान की गई है? सबको भारत की नागरिकता प्रदान की गई, चाहे यूपी में रहने वाला है, बिहार में रहने वाला है, गुजरात में रहने वाला है, हरियाणा में रहने वाला, सबको नागरिकता भारत की मिली। ठीक, इस तरह से आप समझ गए हैं। लचीला तथा कठोर संविधान का मिश्रण। देखिए लचीला संविधान क्या होता है? लचीला ऐसा थोड़े कि रबड़ के संविधान कैसे दबा उबा के देखेंगे मुलायम है कि कठोर है, ऐसे थोड़े है।
ये टाइट है, लोहा के तरह थोड़े कोई कठोर है। लचीला कठोर संविधान, पहले लचीला संविधान जानिए कहते किसको है। ऐसा थोड़ा कि ये टाइट है तो कठोर हो गया, लचीला है तो रबड़ है ये लचीला हो गया, ये मुलायम, ऐसा नहीं है। संविधान को लचीला लोहा रबड़ की तरह नहीं होता, बैलून नहीं है फुलाओ दबाओ हटाओ। तो ये देखो लचीला संविधान का मतलब जब संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है, जिस संविधान में संशोधन आसानी से मतलब साधारण विधेयक से हो जाता है उसे लचीला संविधान कहा जाता है। और जब संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कठोर संविधान कहते हैं। इसे विशेष प्रकार की प्रक्रिया मतलब कहा जाता है कि 2/3 बहुमत से। तो भारत का संविधान न तो अधिक लचीला है, भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर है, दोनों का सम्मिश्रण है। तो कैसे है? तो संविधान के कुछ ऐसे विषय है जिसमें संशोधन लचीला तरह से हो जाते हैं, मतलब सामान्य बहुमत से हो जाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें संशोधन करने के लिए एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कठिन प्रक्रिया से। जैसे जैसे मौलिक अधिकारों में या संघात्मक व्यवस्था में संशोधन करना होता है तो उसके लिए एक कठोर व्यवस्था की अपनाई गई है। उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यक होती है। तो इस तरह से भारत का संविधान न तो अधिक लचीला है न ही अधिक कठोर, बल्कि लचीला और कठोर दोनों का सम्मिश्रण है भारत का संविधान। जबकि विश्व का सबसे ज्यादा लचीला संविधान ब्रिटेन के संविधान, सबसे ज्यादा लचीला संविधान में उसकी गिनती होती है। अलिखित संविधान, ब्रिटेन के संविधान अलिखित संविधान में गिनती होती है। अलिखित विकसित संविधान किस देश का संविधान? तो ब्रिटेन के संविधान भी विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में गिना जाता है। अब विश्व का सबसे अधिक कठोर संविधान अमेरिका के संविधान को गिना जाता है। ठीक, इस तरह से भारत का संविधान लचीला तथा कठोर संविधान का सम्मिश्रण है। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना क्या की गई? धर्मनिरपेक्ष राज्य होता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह होता है कि जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि राज्य नास्तिक है, वह राज्य ईश्वर में भरोसा नहीं करता है, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, या उस राज्य में या उस देश में वहां पूजा पाठ नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है, वह लोग नास्तिक है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य सिर्फ ये है कि राज्य का अपना कोई स्पेशल धर्म नहीं होता है, ठीक, किंतु राज्य में रहने वाले लोगों को या देश में रहने वाले लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, ठीक ना। जिस धर्म पे उनको विचार आ गया, जिस धर्म पे उनका दिल प्रभावित हो गया, जिस धर्म पे उनको विश्वास आ गया, उस धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति है, उनकी इच्छा है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से होता है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, किंतु राज्य में रहने वाले नागरिकों को अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए, आचरण करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25 के तहत सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को आचरण करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26 के तहत अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अपने धर्म को अभिवृद्धि करने के लिए चंदे जबरदस्ती लेने की मनाही की गई है, ठीक। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में जिसका खर्च पूरी तरह से सरकार उठाती है वहां धार्मिक निर्देश नहीं दिए जा सकते, ठीक। अब आगे देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारत में स्वतंत्र, चूंकि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है भारत में, और यह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना इसलिए की गई है कि जब केंद्र सरकार की संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था में एक केंद्र की इकाई होती है और प्रांत की इकाई होती है। जब केंद्र की और प्रांत की इकाइयां होती है तो दोनों इकाइयों के बीच जब झगड़ा होगा, कोई विवाद होगा, तो उसका निपटारा न्यायालय तभी कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो। इन सब कारणों से भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ठीक। और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ भारत में इकहरी न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका की स्थापना की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को प्रदान किए गए हैं, मतलब ये मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व राज्य को प्रदान किए गए हैं।
और राज्य से कहा गया है, क्या कहा गया है? राज्य से कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके बाद क्या कहा गया है? राज्य स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। ठीक। और क्या कहे? राज्य पशुओं के नस्ल में सुधार करेगा। राज्य ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूति केंद्र की व्यवस्था करेगा। और क्या कहे? राज्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पृथक करेगा। राज्य व्यवस्थापिका नहीं, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखेगा। क्यों? क्योंकि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक रहेंगे तभी उससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है। जब न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहेंगे तो जो मंत्री आदेश देगा वो न्यायालय करेगी। इसलिए दोनों को क्या कहेगा? अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक रखेगा। ठीक। और अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था करेगा। इस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, भाग 4 में की गई है। हाँ, एक चीज और जानिए कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं होती, इसलिए नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। राज्य से तो कहा तो गया है कि राज्य सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, लेकिन सभी लोगों को रोजगार देना राज्य की बस की बात नहीं है। किसी भी राज्य की या किसी भी देश की सभी नागरिकों को कंपटीशन के माध्यम से चयन करेगा। अगर 1 लाख सीट है तो उसको तो 1 करोड़ लोग फार्म भरते हैं, या 20 लाख फार्म भरेंगे तो 20 लाख फार्म भरेंगे, और 1 लाख सीट है तो 19 लाख छटेंगे। तो जो प्रतियोगिता परीक्षा पास करेगा वो होगा। तो 19 लाख लोग जो छटेंगे परीक्षा में, वो न्यायालय में जाएंगे कि नहीं हमें राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो वह याचिका न्यायालय खारिज कर देगी। और क्यों खारिज करेगी? क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे न्यायालय की शक्ति है ही नहीं। वह याचिका आपका खारिज हो जाएगा, आप न्यायालय में जा भी नहीं सकते। अगर जाएंगे भी तो आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए कानून बनाना होगा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो विषय है उसको हटा करके फिर मौलिक अधिकार में रखा जाएगा। जब मौलिक अधिकार में कर दिया जाएगा तो मौलिक अधिकार के लिए आपको न्यायालय में जाने का अधिकार है, आप न्यायालय सुनवाई करेगी। इस तरह से आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में समझ गए। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था मूल संविधान में, देखिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था हमारे मूल संविधान में नहीं थी। मौलिक कर्तव्य की जो व्यवस्था की गई है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी भारतीय संविधान। ठीक। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। 86वां संविधान संशोधन, कौन? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई है 11। जैसे अपने देश के संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, जंगली जानवरों व जीव जंतुओं की हिफाजत करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ठीक, आपसी भाईचारे बनाए रखना, मिलजुल कर रहना, और संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय आदर्शों को संजोकर अपने हृदय में रखना, ये सब है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहा गया है कि सभी अभिभावकों या अपने प्रतिपाल्य को या अपने बेटे को या जिनके बेटे अपने अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ठीक, ये क्या है? उनका कर्तव्य बना दिया गया। इस तरह से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। इस तरह से ये हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इतने कम समय में आप लोग काफ़ी सब्सक्राइब मैं देखा वीडियो की कर रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में मन लग रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं संविधान का टॉपिक स्पेशल जो चीज़ पढ़ाऊंगा आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, और अगले वीडियो में मैं फिर डालूंगा अच्छा विषय। ओके, बाय।